हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी में 2025 में जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चंस आए थे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिलाकर वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे। आप सबको पता होगा कि आरआरबी एएलपी में करेंट अफेयर्स का और साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे सब्जेक्ट वाइज जो जीके आते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से आपका कोई क्वेश्चन नहीं थे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। जितने भी क्वेश्चंस आपका थे वो जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से थे। ठीक है, तो आज हम लोग जियोग्राफी का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, कल इकोनॉमिक्स कर लेंगे और नेक्स्ट डे पॉलिटी करके ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन जो है उसका पीवाईक्यू और आरआरबी जेई का पीवाईक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू डिस्कस की गई है। आरआरबी एएलपी के लिए बस एएलपी का पीवाईक्यू जरूरी नहीं है, जितने भी पिछले बार एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, आपका टेक्नीशियन हो गया, फिर आपका जो भी अंडर ग्रेजुएट, सारे एग्जाम का पीवाईक्यू आपको करके जाना है, तभी जाके आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो चैनल को विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। धीरे धीरे सारे पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे वीडियोस आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज़ वेरी लो टेम्परेचर्स एंड फ्रोजन सॉइल। ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है और सॉइल फ्रोजन होता है, मतलब बर्फ में ढका हुआ। ठीक है, ऐसा इकोसिस्टम है आपका तुंद्रा। ठीक है, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये है तुंद्रा। जब बर्फ हट जाते हैं ना तो ऐसे छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे रहते हैं और ऐसे ग्रास उगते हैं। ठीक है, पेड़ तो पहले से रहता है और ग्रास उगते हैं। ठीक है, ये तुंद्रा आपका वेजिटेशन है। ठीक है, जो आपका ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड आपका मॉडरेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। डेजर्ट जो है आपका, डेजर्ट आपका वेरी ड्राई होते हैं और ये आपका कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं जैसे लद्दाख, और ड्राई हॉट डेजर्ट भी होते हैं जैसे आपका राजस्थान। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तुंद्रा इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये बहुत कोल्ड रीजन में, पहाड़ के सबसे ऊंचे जगह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आर्कटिक एरिया में और हाई माउंटेन्स में। ठीक है, ताइगा आते हैं, उसके बाद तुंद्रा आते हैं। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर सारे साल बहुत लो रहता है और मोस्ट ऑफ द मंथ्स क्या रहता है, फ्रोजन रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पार्मा फ्रॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ का जो ग्रोइंग सीजन है बहुत कम होते हैं, जब बर्फ़ कुछ महीने के लिए हटते हैं तभी यहाँ पे छोटे छोटे घास वगैरह उगते हैं। ठीक है, बड़े कोई ट्री नहीं होते, छोटे छोटे प्लांट्स, मॉसेस और लाइचेंस यहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया तुंद्रा इकोसिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन हॉट क्लाइमेट रीजन द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउस आर प्रेफर्ड टू बी वाइट इन कलर बिकॉज, जो आपका हॉट क्लाइमेट रीजन है, ठीक है, वहाँ के जो घर के बाहर का वॉल होते हैं ना, उसका कलर आपका आइदर व्हाइट किए जाते हैं या फिर लाइट कलर किए जाते हैं। ये किस लिए किया जाता है? व्हाइट कलर लुक्स गुड, नहीं। व्हाइट कलर मेक्स द वॉल मोर ड्यूरेबल, नहीं। व्हाइट कलर एब्सॉर्ब्स मोर सनलाइट टू मेक द हाउस ब्राइट, नहीं। आपका ब्लैक कलर या फिर कोई डार्क कलर होता है ना, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हाउस को ब्राइट दिखाते हैं, लेकिन ये आपका हॉट क्लाइमेट में नहीं यूज़ किया जाता है, कोल्ड क्लाइमेट में यूज़ किया जाता है। यूएस वगैरह में कोई पहाड़ के एरिया में वहाँ पे डार्क कलर का हाउस किया जाता है ताकि घर गर्म रहे, लेकिन हॉट क्लाइमेट रीजन जो है वहाँ का कलर वाइट होता है या फिर लाइट कलर होता है, ताकि ये वाइट कलर क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होते हैं सनलाइट का वाइट कलर में ही और लाइट कलर में, और इसके कारण क्या रहता है, घर का जो अंदर का वातावरण है वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट एंड हीट। ठीक है, एज ए रिजल्ट द इनसाइड ऑफ द हाउस स्टेज कूलर। ठीक है, डार्क कलर क्या कहते हैं, एब्सॉर्ब्स द हीट मेकिंग द हाउस हॉटर, जो ठंड के रीजन में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following terms describes the process of gradual increase in the average temperature, ठीक है, of the earth atmosphere due to the greenhouse effect caused by increased level of carbon dioxide, CFC and other pollutants। क्वेश्चन कह रहे हैं जो ये अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। और ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC ये सब की वजह से हो रहा है। तो ये इस जो फेनोमेनन है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होना को ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, आरआरबी जेई के जो प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि ये कितना एवरेज टेम्परेचर हम लोग का इंक्रीज हो गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कितना हो गया, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को जहाँ पे आरआरबी जेई के सारे पीआईक्यू डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, जियोग्राफी का।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आरआरबी जेईई में भी पूछा गया था, एएलपी में भी पूछा गया है। आगे आप लोग देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पांचों नाम आपको याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चंस आगे देखेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाएगा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या फिर इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बाहर हीट मतलब जैसे दिन में क्या होता है, हीट आपका धरती पे आते हैं, ठीक है, और रात के टाइम क्या होता है, ये हीट वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस जब रहता है ना, तो ये हीट को एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं जिस दिन थोड़ा गर्मी के टाइम, विंटर में तो ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो गर्मी का टाइम होता है, जो आसमान में अगर बादल रहते हैं तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा गर्मी इसलिए फील होता है क्योंकि हीट एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ये जो हीट ट्रैप का जो फिनोमिनन है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और जो ठंड के जो देश है, जैसे यूएस वगैरह में हो गया, वहाँ पे यही ग्रीन हाउस इफेक्ट को मतलब ये मैनुअली क्रिएट किया जाता है ऐसे इन्वायरमेंट, ताकि वहाँ पे पेड़ पौधे उगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, तो उतने कम टेम्परेचर में सारे पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं करते हैं। तो कुछ पेड़ पौधे लगाने के लिए ऐसे ग्रीन हाउस वाला जो शेड है ऐसे क्रिएट किया जाता है और वो बंद रहता है, और वहाँ पे पेड़ पौधे ऐसे उगाए जाते हैं, सब्जी वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका कितना ये याद रखना है, ये भी कभी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन कि कितना अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और एसिड रेन जो ऑप्शन में था, एसिड रेन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे ऑप्शंस को भी अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। एसिड रेन क्या है, जो जब हार्मफुल जो एसिड है ना, वो जब रेनफॉल में मिल जाते हैं, रेन के साथ मिल जाता है, ठीक है। और ये कैसे मिलता है, एयर पॉल्यूशन के तहत। एयर पॉल्यूशन में एसिड जो है वो रेन में मिल जाते हैं, और यहाँ जब रेनफॉल होते हैं तो एसिड भी गिरते हैं, ठीक है, मिट्टी पे, तो इसी को एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। और ये किस दो गैसेस की वजह से होते हैं, मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से गैसेस की वजह से एसिड रेन होता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, फैक्ट्री, पावर प्लांट, जो व्हीकल है, ये सब ये गैसेस रिलीज करते हैं, और बाद में ये गैसेस क्या होते हैं, वाटर वेपर के साथ मिल के रेन के साथ नीचे आ जाते हैं, ठीक है, एसिड के फॉर्म में, ठीक। और इसी के कारण ताजमहल येलो कलर का हो गया है, इसी एसिड रेन के कारण, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन क्या है, जो ओजोन का जो परत है उसका पतला हो जाना, उसे डैमेज हो जाना, उसी को ओजोन डिप्लेशन कहा जाता है। ये किस लिए होता है, किस गैस के कारण, सीएफसी के कारण। ये सारे याद रखना है। जैसे एसिड रेन किस चीज़ के लिए हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस मेन क्या है आपका, अभी हम लोग पढ़े, इस सारे गैसेस याद रखना है किस चीज़ के लिए कौन सा गैसेस दायी है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ओजोन डिप्लेशन भी किसके लिए हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, ठीक है। ये एसी और रेफ्रिजरेटर स्प्रेस वगैरह से निकलते हैं, ठीक है। और निकलने के बाद क्या होता है, ये ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर देते हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, ओजोन लेयर जो हो रहा है वो पतला हो रहा है, या फिर उसमें होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और जो क्या हो रहा है, ओजोन लेयर क्या करते हैं, हमारा जो आपका जो यूवी रेज होता है ना, यूवी रेज को अर्थ के सरफेस तक आने नहीं देते, ये ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे होल हो जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है, पतला हो जा रहे हैं, तो ये यूवी रे को आने से रोक नहीं पा रहे, तो यूवी रेज हम तक पहुँच रहे हैं, और जो बहुत हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए, स्किन कैंसर वगैरह और आँखों के लिए बहुत हार्मफुल होता है ये यूवी रेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ विंड स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मोस्ट कॉमर्शियल वाइन टर्बाइंस। जो वाइन टर्बाइन होता है, टर्बाइन यहाँ देख सकते हैं, ये वाइन टर्बाइन होता है, ये अपने आप घूमते रहते हैं जब हवा चलते हैं, ठीक है। तो ये वाइन टर्बाइन को काम में लगा के मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड में भी काम नहीं कर सकता है और कम स्पीड में भी काम नहीं कर सकते, एक ठीक ठाक स्पीड होनी चाहिए। तो ये कौन सा स्पीड है, 5 से 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब स्पीड बहुत लो होता है तो टर्बाइन रोटेट नहीं करते प्रॉपरली, और विंड का स्पीड अगर हाई होता है तो ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उसको बंद करके रखा जाता है उस टाइम। तो बेस्ट कब वर्क करता है, मॉडरेट विंड में, जब 5 से 15 मीटर का स्पीड होते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन ग्रीन हाउस गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। देखिए क्वेश्चन आ गया है,
कौन सा मेन ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा है? अभी हम लोग पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन ये सब ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये जो व्हीकल वगैरह से, फैक्ट्रीज से, कोल के बर्न होने से, जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है, इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और क्या करते हैं, CO2 हीट को ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर में, बाहर नहीं जाने देता है। इसके कारण क्या होता है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following processes causes accumulation of heavy metals such as lead and mercury in soil? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण सॉइल में हेवी मेटल जैसे लीड मतलब सीसा और मरकरी मतलब पारा, ये सारे मिट्टी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं? किस लिए? वो नेचुरल सॉइल फॉर्मेशन के कारण नहीं, वाटर इवापोरेशन का कारण नहीं है, ओजोन लेयर डिप्लेशन था अभी हम लोग पढ़े हैं, इसके कारण क्या है, यूवी रेज आ रहे हैं, मेटल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इस कैसे हो रहा है, जैसे देखिए इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो अगर प्रॉपर्ली डंप नहीं किया जाता है ना, तो इसमें क्या रहता है, लीड और मरकरी रहता है। तो क्या होता है, ये प्रॉपर्ली डंप जब नहीं किया जाती, सॉइल में आ जाता है, ठीक, और धीरे धीरे सॉइल में एक्यूमुलेट होते हैं, फिर क्रॉप में आ जाते हैं, ठीक है, और फिर क्रॉप के जरिए हमारे शरीर में, पानी के जरिए हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, इससे बहुत तरीके का हम लोगों का डिजीज़ वगैरह होते हैं लीड और मरकरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो 3 क्वेश्चन है, 7, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन, ये आपका मतलब स्टैटिक जियोग्राफी नहीं है, ये थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन है। हम फिर भी इसको इंक्लूड इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगे कि जियोग्राफी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होता है वो किस टाइप का होता है, ताकि जब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़े तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़े, ठीक है, इसको अवॉइड ना करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द 2024 स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024, किसने इसको रिलीज करते हैं, बाय द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन IRF के द्वारा, ठीक है। Which species of the rhino could be severely affected by climate change? ऐसा कौन सा राइनो के स्पीसीज है जो क्लाइमेट चेंज के द्वारा सीवियरली अफेक्ट हो सकते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ब्लैक राइनो, ठीक है। तो ये क्यों सीवियरली अफेक्टेड है, तो जो ब्लैक राइनो है ये क्लाइमेट चेंज से हाईली वल्नरेबल है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न में जो चेंज आ रहे हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, वेजिटेशन सही से नहीं उग रहा है, कम बारिश होता है तो वेजिटेशन कम होता है, ज़्यादा बारिश होता है तब भी वेजिटेशन सही से नहीं होगा, तो उन लोगों का फूड और वाटर का शॉर्टेज हो जाए, शॉर्टेज होने के कारण क्या हो रहा है, अपना जो उसका हैबिटेट है, हैबिटेट क्या है, जहाँ पे वो हमेशा से पाए जाते हैं, ठीक है, वो अपना घर है, उसी जगह को हैबिटेट कहा जाता है। तो अगर फूड और वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो हैबिटेट को चेंज करना पड़ेगा, और इसी कारण ये हैबिटेट चेंज करने का आदी नहीं है, तो ये इसके सर्वाइवल को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस ऐसे ही क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो ब्लैक राइनो है उसका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोन से रिलेटेड है। साइक्लोन से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, RRB JEE में भी पूछा गया, जब हम लोग डिस्कस किए वहाँ पे देख सकते हैं जाके वीडियो, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है, देखिए साइक्लोन से 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहले अगर रिसेंट वाला साइक्लोन पूछ लिया जाएगा, जो एकदम करंट अफेयर्स वाला, ठीक है, 2024 का, 2025 का, ठीक है, तो आपका क्या पूछा जाएगा, ये कहाँ पे हुआ है, इसका नाम क्या था, और अगर साइक्लोन का नाम दे दिया जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये साइक्लोन का नाम किसने रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अगर कोई पुराना साइक्लोन पूछते हैं ना, तो ये पूछेगा कि ये किस जगह पे आया था, कौन से सागर में आया था, ये भी पूछ सकते हैं। सागर वाला भी ध्यान रखना है, अरेबियन सागर में आ रहे हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं, ठीक है, और इसका नाम किस कंट्री ने रखा था, कौन से ईयर में ये हुआ था, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी आपको साइक्लोन के रिलेटेड कुछ भी करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ का ध्यान अच्छे से रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, व्हिच नेचुरल डिजास्टर ट्रिगर्ड स्टॉर्म्स, फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लिप्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2024। 2024 में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ पे कौन सा डिजास्टर आया था, नेचुरल डिजास्टर आया था, कौन सा आया था, साइक्लोन रेमाल, ठीक है। देखिए साइक्लोन रेमाल आया था 2024 में, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आया था, ये बे ऑफ बंगाल में आया था। बाकी जो ऑप्शन है, जैसे आपका साइक्लोन जस हो गया, ये 2021 में आया था, कहाँ आया था, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। साइक्लोन अम्फान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल साइक्लोन था, ठीक है, बहुत डैमेज कॉज किया था। 2020 में आया था कोविड के टाइम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, ठीक। साइक्लोन जो फानी है 2019 में आया था उड़ीसा में, ठीक। तो ये याद रखना है आपको, कौन सा साइक्लोन कौन से ईयर में आया था। जो पुराना साइक्लोन है उसके लिए, और रिसेंट साइक्लोन है, साइक्लोन का नाम किसने रखा था, कौन से सी में इसका ओरिजिनेट हुआ था और कहाँ पे ये हिट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द संगमेश्वर टेम्पल हैड बीन सबमर्ज्ड इन द बैकवाटर्स ऑफ द श्रीशैलम प्रोजेक्ट ड्यू टू हेवी रेनफॉल इन द मानसून ऑफ 2024। दिस टेम्पल लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर।
तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो संगमेश्वर टेम्पल है, ठीक है, ये बैक वाटर में सबमर्ज्ड हो गया था। जो कौन से बैक वाटर में, श्रीशैलम प्रोजेक्ट का बैक वाटर, ठीक है, 2024 के मानसून में, ठीक है। ये टेम्पल कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। तो ये जो आपको, अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़े, तो अगर आपको ये पता होता कि श्रीशैलम प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो श्रीशैलम प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर है, रिवर कृष्णा, ठीक है। जो ये आपका संगमेश्वर टेम्पल है, ठीक है, ये श्रीशैलम डैम प्रोजेक्ट के पास में लोकेटेड है, जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है। 2024 के मानसून के टाइम क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण वाटर लेवल बहुत राइज कर गया था, और इसके लिए जो बैक वाटर है वहाँ पे जो टेम्पल है, टेम्पल का आसपास का एरिया, टेम्पल का थोड़ा सा एरिया ये डूब गया था। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये 9 क्वेश्चन था इसमें। और अगला जो आपका लेक्चर आएगा वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का आएगा। परसों ये एएलपी का पीवाईक्यू ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए जो एएलपी का एग्ज़ाम है अभी रिसेंट, तो इसके लिए बस एएलपी का पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे आपका पीवाईक्यू करके जाना है। जो आरआरबी जेई में आया है, टेक्नीशियन में आया है, एनटीपीसी में आया है, सारे पीवाईक्यू को आपको करके जाना है, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डेली पीवाईक्यू को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले बार, सारे पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही एक एग्जाम पूरा डिस्कस कर लेंगे हम, उसका पीडीएफ हम दे देंगे, ताकि वहाँ आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।